सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर का पार्ट 2। साउंड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। पिच किसे कहते हैं, इंटेंसिटी किसे कहते हैं, लाउडनेस किसे कहते हैं, क्वालिटी या टिम्बर किसे कहते हैं, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें साउंड का चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और कुछ साउंड्स के प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे कि साउंड किस पे डिपेंड करता है, और इको वगैरह पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ेंगे साउंड में। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि साउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है और एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स को भी मैंने इसमें ऐड किया है। चलिए, आज का क्वेश्चन भी आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए या मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है कि उन्हें यूट्यूब पे इतना अच्छा बेहतर कंटेंट मिल रहा है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बहुत से बहुत लोगों तक फैलाइए। और बात करें कि अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। स्टडी विद कौशल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको 299 में आपको सभी वीडियोज़ का PDF मिल जाएगा और आप लोग तुरंत कोर्स परचेज कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि बाद में भी जितने वीडियोज़ आएंगे उस सभी के PDF आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको आने वाले समय में मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और मैंने काफ़ी वीडियोज़ पढ़ा दिए हैं। उन सभी के PDF आपको ऐप में अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल के बारे में देखते हैं। देखिए, ध्वनि का जो चाल होता है उसका फॉर्मूला होता है V=√E/D। ई क्या है? ई को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि जो माध्यम है उसकी प्रत्यास्थता। और डी क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि जो माध्यम है उसका घनत्व। यानी कि इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अंडर रूट, और डेंसिटी के अंडर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है आपका स्पीड ऑफ साउंड। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो सबसे पहले इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, साउंड के स्पीड का थ्योरेटिकल वैल्यू सबसे पहले, यानी कि सैद्धांतिक वेग सबसे पहले निकाला था न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन ने जो वेलोसिटी निकाला था वो परफेक्ट नहीं था, 279 मीटर पर सेकंड निकाला था। इसके बाद लाप्लास थे एक साइंटिस्ट, इन्होंने इस 279 मीटर पर सेकंड में एक संशोधन किया और कहा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड होता है एयर में, हवा में। यानी कि साउंड का स्पीड हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड होता है, और साउंड का स्पीड हवा में T डिग्री सेल्सियस होने पर, यानी कि T डिग्री सेल्सियस होने पर वो 332 प्लस 0.61 इंटू टी, यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका स्पीड जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, और 332 तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यानी कि अतः प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। यही चीज़ आपको समझना है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर लाप्लास ने बताया था, T डिग्री सेल्सियस पर हमारा यही फार्मूला है, इसी फार्मूला से बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको बोलेगा कि 22 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, आप यहाँ पर T की जगह 22 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर आपको बोले कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा, तो वो भी आपका T की जगह 25 डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब समझिएगा, इफ़ ए साउंड वेव प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर मान लीजिए साउंड जो है, यानी ध्वनि तरंग जो है, वो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो समझिएगा उसका स्पीड चेंज कर जाएगा। स्पीड चेंज कर जाएगा, ध्वनि का स्पीड चेंज कर जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज कर जाएगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है, वो कभी चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज, रिमेन्स सेम। और यही रूल्स जो साउंड के लिए लागू होता है वही लाइट वेव्स के लिए लागू होता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं जब रिफ्रैक्शन होता है तो साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर हटेगी, यही कंसेप्ट है। अगर वो नॉर्मल की तरफ झुकती है यानी कि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, और अगर वो नॉर्मल से दूर जा रही है तो वो पक्का डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है। ठीक है, और ये सारा चीज़ लाइट वेव में भी होता है और साउंड वेव में भी होता है। लेकिन याद रखिएगा, मीडियम 1 में जो लेमडा है, मीडियम 2 में लेमडा वो अलग हो जाएगी,
ठीक है, स्पीड भी अलग हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम का सेम रहेगा। यही कंसेप्ट आपको याद रखना है और इसी पे न्यूमेरिकल्स बनता है। याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, मीडियम आप चेंज कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। और बात करें वेलोसिटी, जो सॉलिड में होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उसके बाद होगा और सबसे कम होगा गैस में। गैस में सबसे कम होता है वेलोसिटी साउंड का। निर्वात का बात करें, निर्वात यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम का बात करें तो वहाँ पे साउंड की स्पीड 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं वैक्यूम में 0 हो जाता है स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा जगह पर साउंड का स्पीड क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे ध्वनि की चाल सबसे पहले समझिए, एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर है 332 मीटर पर सेकेंड। वही फॉर्मूला हम डाल देंगे, 332 0 पर, ये तो पता ही है, लाप्लास जो दिए थे, लाप्लास हमारे दिए थे। और 22 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, 332 में क्या कर देंगे 0.61 इंटू 22। ठीक है, तो ये लगभग में हमारा कितना आ जाएगा, ये लगभग में 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 332 पर 12 344। उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 332 प्लस 0.61 इंटू 25 और ये लगभग में आपका हो जाएगा 14। इसमें 14 ऐड करेंगे तो 346 हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको फार्मूला है आपके पास दिया हुआ, फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी कभी 22 लेता है, कभी 25 लेता है। ठीक है, हमेशा चेंज करता है। और यही जो 332 मीटर पर सेकंड है, याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको कभी कभी फीट पर सेकंड पूछ देगा तो 1100 फीट पर सेकंड। अगर माइल पर आवर पूछेगा तो 760 माइल पर आवर। याद रखिएगा, कोई गारंटी नहीं एग्जाम क्या पूछेगा, आपको तीनों याद रखना है। जैसे जी का वैल्यू मैंने आपको बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, या 10 लिखते हैं, इसको फीट में बताइएगा तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फीट में भी आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको ध्वनि की चाल जो है वो आपको हर एक यूनिट में आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ध्वनि की चाल हम लोग कहाँ कहाँ याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, एल्यूमिनियम में 6420। बहुत लोग स्टील मार देते हैं, स्टील नहीं है, स्टील गलत आंसर है। एल्यूमिनियम में साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 6420 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, वो तो एक्सेलरेशन हो जाता है। निकेल का बात करें तो निकेल में जो स्पीड है वो 60-40 मीटर पर सेकंड, स्टील में 59-40 मीटर पर सेकंड, कॉपर में 4600 मीटर पर सेकंड, आयरन में 59-50 मीटर पर सेकंड, अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकंड और ग्लास में 5640 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं, समझते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो साउंड के स्पीड को डिसाइड करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, या ध्वनि के प्रभाव को ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक, इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर होता है प्रेशर। क्या प्रेशर का साउंड के स्पीड पर कोई असर पड़ता है? तो देखिए गैस में अगर बात करें तो ध्वनि का वेग पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता। गैस में बात करें कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में स्पीड का फॉर्मूला होता है √P/D, √P/D। ठीक है, या कहीं कहीं √E/D भी हम आपको बताए थे, √E/D स्पीड का, तो वो P/D भी कहीं कहीं लिखता है, वो E/D भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, तो P क्या है हमारा प्रेशर, D क्या डेंसिटी, यानी कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डेंसिटी का 1/√का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करता है, तो टेम्परेचर के साथ हम आपको बता चुके हैं, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि के वेग में 0.61 मीटर पर सेकंड का वृद्धि होता है और Vt = V0 प्लस 0.61T। और V0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड होता है वो 332 होता है और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 0.61 बढ़ेगा। ठीक है, अगर यही हम आपको 22 डिग्री सेल्सियस पर बोल देंगे तो 344 हो जाएगा और 25 डिग्री सेल्सियस पर बोल देंगे तो 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगा साउंड का स्पीड। याद रखना है आपको। और टेम्परेचर का स्पीड के साथ क्या परिवर्तन है, √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, ये इस कंसेप्ट को भी याद रखना है, यानी कि तापमान में परिवर्तन से साउंड की वेवलेंथ तथा फ्रीक्वेंसी दोनों प्रभावित होती है। याद रखिएगा, वेवलेंथ भी प्रभावित होती है, फ्रीक्वेंसी भी प्रभावित होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान अगर आप बदलिएगा तो वेवलेंथ भी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी भी बदलेगा, दोनों बदलेगा, वेवलेंथ भी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी भी बदलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन हम आपको क्या पढ़ाए थे, अगर साउंड जो है वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम आ रहा है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, स्पीड भी वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है दोनों मीडियम का चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। ये याद रखना है। अब समझिएगा अनुभार के हिसाब से अगर साउंड का स्पीड का बात करें तो 1/√m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा का भी रूट लगा दीजिए,
यानी कि अगर V1 निकालेंगे तो 1/√m1 और V2 निकालेंगे तो 1/√m2, दोनों को डिवाइड कर देंगे V1/V2, m2 ऊपर चला जाएगा, m1 नीचे ही रहेगा, √m2/m1। तो इससे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे इलास्टिसिटी का बात करें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, यानी कि जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगा। जैसे सॉलिड का बात करें, सॉलिड में स्पीड ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। कैसे इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे? साउंड में हम बता चुके थे कि साउंड जो है वो कभी भी जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है वो एनर्जी को अगला पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है, वो वाइब्रेट करके एनर्जी को अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा, फिर वापस वो अपने स्थान पर आ जाएगा। फिर दूसरा पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करके एनर्जी अगला पार्टिकल को देगा, फिर वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो खासियत होता है एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद वापस अपने स्थान पर आ जाना, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड का, इसलिए स्पीड भी सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा। दूसरे नंबर पर आता है लिक्विड, तो वहाँ पर स्पीड भी सेकंड नंबर पर आएगा। और गैस में नगण्य माना जाएगा, बहुत कम बहुत कम। और यही अगर हम लोग मान लीजिए निर्वात वैक्यूम का बात करें, वेलोसिटी इन निर्वात का बात करें तो वहाँ पर हो जाता है वेलोसिटी 0, क्योंकि निर्वात का इलास्टिसिटी 0 हो जाता है। निर्वात का इलास्टिसिटी भी 0 हो जाता है, इसलिए वहाँ का वेग भी 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, अगला हम लोग समझते हैं ह्यूमिडिटी के हिसाब से कैसे चेंज करता है। तो ह्यूमिडिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आर्द्रता के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बात करें ड्राई एयर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि मॉइस्ट एयर का, आंसर होगा मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर में आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर वेलोसिटी ऑफ एयर भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा। जैसे इन मॉइस्ट एयर, यानी कि गीला जो एयर होता है, मॉइस्ट एयर का बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर देन इन ड्राई एयर, ड्राई एयर से ज़्यादा होता है, मोर होता है। ठीक है, लेकिन अब इसका एग्जांपल समझिएगा। धुंध या कोहरा का बात करें तो धुंध, कोहरा या रात्रि के समय ध्वनि दूर तक जाता है। क्यों? धुंध या कोहरा या रात्रि के समय उसका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से साउंड का स्पीड भी ज़्यादा होता है और साउंड जो है वो ज़्यादा दूर तक हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, अब समझते हैं रेनी सीजन, बरसात के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी यानी कि पानी में नमी की मात्रा या फिर एयर में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो बरसात के मौसम में जो सायरन होता है ट्रेन का जो सायरन होता है वो हम लोग को ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है एज कम्पेयर टू समर सीजन, गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में थोड़ा हो सकता है कम दूर तक सुनाई दे, लेकिन बरसात के मौसम में ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और बात करते हैं डेंसिटी, घनत्व का बात करते हैं। डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, और याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ साउंड को कैसे मेज़र करते हैं, पिकनोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो ध्वनि के वेग पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए हम बताते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि साउंड जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 आ रहा है। मान लीजिए मीडियम 1 में क्या हुआ, मीडियम 1 से मीडियम 2 आया, ये मीडियम 1 है, ये 2 है, तो साउंड क्या हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गया। यहाँ पर वेवलेंथ था λ1, स्पीड था v1, यहाँ वेवलेंथ था λ2, स्पीड था v2, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका f ही रहा। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी सेम रहा, वेलोसिटी चेंज कर गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वेग बिना फ्रीक्वेंसी के भी चेंज कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने पर भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है, इसीलिए ध्वनि के वेग पर आवृत्ति का कोई असर नहीं पड़ता। एक चीज़ और का असर नहीं बताए थे, प्रेशर का असर नहीं पड़ता है, लेकिन कहाँ पर प्रेशर का असर नहीं पड़ता है, गैस में। सॉलिड में पड़ता है, गैस में नहीं पड़ता है। और याद रखिए गैसों की प्रकृति का बात करें, गैसों की प्रकृति तो याद रखिएगा मोनो एटॉमिक में स्पीड ज़्यादा होता है, डाई एटॉमिक में स्पीड थोड़ा कम होता है, ट्राई एटॉमिक में और हो जाएगा कम। जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी उसका घटता जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। अगर मान लीजिए साउंड भी इधर ट्रेवल कर रहा है और एयर भी इधर ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग का स्पीड जो है इंक्रीज कर जाएगा। या बात करें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगा, याद रखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगा, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज कर जाएगा, ये सब याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सब इंक्रीज कर जाएगा।
और अगर मान लीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, साउंड इधर है, एयर उधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ क्या होगा, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाएगा, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज कर जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पर उसका क्या डिक्रीज करेगा, लाउडनेस, सॉरी पिच, और एम्पलीट्यूड कम होने से उसका लाउडनेस भी कम हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होने से पिच कम हो गया, यानी कि तारत्व कम हो गया, और एम्पलीट्यूड कम होने से उसका लाउडनेस कम हो गया। तो यही बताता है हमारा डॉपलर्स इफेक्ट, जो डॉपलर्स इफेक्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यही बोलता है कि अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से पिच भी कम हो जाएगा। अब आते हैं OMR। OMR क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क, कहीं कहीं रीडर भी लिख देता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, लेकिन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ही सही इसका वर्ड है। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग होता है कहाँ पर? नेविगेशन में होता है, नेविगेशन में, ठीक है, सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग होता है। किसी आवृत्ति के EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊर्जा की माप किस में की जाती है? तो बोलोमीटर नामक उपकरण से की जाती है। हम बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, कोई भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसका अगर हम लोग ऊर्जा का माप करेंगे, ऊर्जा का माप बोलोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। यानी कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका रेडिएशन का माप करेंगे किसमें? बोलोमीटर के द्वारा माप करेंगे, ठीक है। अगला कंसेप्ट हम समझते हैं मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किसी वस्तु या वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल एयर में। अगर मान लीजिए मैक नंबर आ गया 1, यानी कि वायुयान का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। यानी कि अगर मैक नंबर 1 आ गया, यानी कि स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अगर 1 से कम है तो एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है वो साउंड से कम है, अगर 1 से ज़्यादा है तो एयरक्राफ्ट का स्पीड साउंड से ज़्यादा है। ये रेशियो बताता है एयरक्राफ्ट का स्पीड या किसी वस्तु का स्पीड बटा साउंड का स्पीड। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था, यदि कोई वायुयान 332 मीटर पर सेकंड की चाल से उड़ रहा है तो उसका मैक नंबर क्या होगा? देखिए यही तो है साउंड का स्पीड, तो साउंड का स्पीड के बराबर होगा तो 1 होगा। देखिए इसको निकालते हैं फार्मूला से निकालते हैं। मैक नंबर इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है 332, साउंड का स्पीड भी 332, कट गया 1। यानी कि अगर साउंड के स्पीड से ही चलेगा कोई वायुयान तो उसका स्पीड हो जाएगा 1, मैक नंबर हो जाएगा 1। अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है, मान लीजिए मैक नंबर 1 है, एक तो हम लोग समझ गए कि वस्तु की चाल वायु में ध्वनि की चाल के बराबर हो जाएगा। इस गति से चल रहे एयरक्राफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनिक या ट्रांससोनिक कहते हैं, यानी कि ध्वनिक। अगर किसी का मैक नंबर 1 है तो एयरक्राफ्ट का जो स्पीड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सोनिक या ट्रांससोनिक, सोनिक या ट्रांससोनिक। अब मान लीजिए मैक नंबर 0.8 से कम है, 0.8 से कम है, तो उसको बोलेंगे सब सोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। मैक नंबर 0.8 से 1.2 है, इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। सब सोनिक और इंफ्रासोनिक को बोलते हैं अवध्वनिक, क्या बोलते हैं? अवध्वनिक, ठीक है, या इसी को टोटल इंफ्रासोनिक ही बोल देते हैं। मैक नंबर अगर आपका 1 से 5 है, मान लीजिए 1 से 5 है, 5 से कम है लेकिन 1 से ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, तो ब्रह्मोस का जो मैक नंबर है वो 1 से 5 है। यानी कि अगर मैक नंबर 4 है, यानी कि ब्रह्मोस का अगर मान लीजिए ब्रह्मोस का मैक नंबर 4 है, यानी कि ब्रह्मोस का स्पीड कितना होगा? साउंड का स्पीड का 4 गुना। और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है इसको हिंदी में बोलते हैं पराध्वनिक, और यही बनाता है सोनिक बूम, यही सोनिक बूम क्रिएट करता है। यानी कि इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि ये हवा में सोनिक बूम क्रिएट कर जाता है। सोनिक बूम का एनर्जी बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि ये अगर किसी भवन के बगल से गुजरेगा ना तो भवन का नींव हिला देगा, भवन का शीशा फोड़ देगा। इसी को सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बोलते हैं। मैक नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, और इसको अति पराध्वनिक भी बोल देते हैं। याद रखिएगा, हाइपरसोनिक जो मिसाइल होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, ये तो सुपरसोनिक से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये अगर मैक नंबर आप लोग समझ गए होंगे, मैक नंबर बताता है कि किसी का भी स्पीड साउंड के स्पीड से कितना गुना ज़्यादा है। अगर मैक नंबर 5 है, हम लोग क्या बोलेंगे? मैक नंबर अगर 5 है तो बोल देंगे कि साउंड का स्पीड से 5 गुना ज़्यादा है। अगर मैक नंबर 4 है तो बोलेंगे साउंड का स्पीड से 4 गुना ज़्यादा है। मैक नंबर 0.8 बता रहा है क्या? कि 1 से कम है, यानी कि साउंड का स्पीड से कम है एयरक्राफ्ट का स्पीड। अब आते हैं सोनिक बूम क्या होता है वो समझते हैं। सोनिक बूम क्या होता है वो समझते हैं। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेज़ी से गति करता है तो उसे सुपरसोनिक वेव कहा जाता है। और जनरली हम बताए थे सुपरसोनिक वेव का कितना होता है मैक नंबर? मैक नंबर 1 से 5 के बीच में होता है। मैक नंबर हमेशा क्या होता है?
1 से 5 के बीच में होता है। और बात करें जैसे इसका एग्जांपल सुपरसोनिक वेव किस में होता है, जेट प्लेन में होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में होता है, इन सब, या गोली का जो स्पीड होता है, बंदूक से जो गोली छोड़िएगा उसका स्पीड भी सुपरसोनिक वेव में ही आता है, अब समझिएगा कि कोई भी सुपरसोनिक वेव है उसका इस प्रकार की ध्वनि जो है प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है, यानी कि शॉक वेव उत्पन्न करती है। और इस शॉक वेव का शेप कैसा होता है, कोनिकल। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शॉक वेव्स का शेप कैसा होता है, कोनिकल, यानी कि शंक्वाकार शेप होता है। ये शॉक वेव्स बहुत एनर्जी होती है, जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, इतना ऊर्जा होती है कि इन शॉक वेव से संबद्ध वायुयान वायु दाब में परिवर्तन के कारण एक क्रैकिंग साउंड उत्पन्न करता है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। यानी कि ये इतनी तेज़ी से बगल से आपके गुजरेगा कि वो एक क्रैकिंग साउंड उत्पन्न करेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोनिक बूम बोलते हैं। और ये साउंड में इतना एनर्जी होता है कि अगर वो किसी भवन से गुजरेगा तो भवन का नींव हिला देगा, और अगर किसी शीशे के खिड़की के बगल से गुजरेगा तो भवन का शीशा खिड़की तोड़ देगा। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि यह शीशे की खिड़कियों को भी तोड़ सकता है, यहाँ तक कि भवनों को भी नुकसान पहुँचा सकता है, भवन का नींव तक हिला सकता है। आगे बात करें, नोट, सुपरसोनिक प्लेन जब ओजोनोस्फीयर से गुजरता है तो ये ओजोनोस्फीयर में भी छेद करने का ताकत रखता है। ठीक है, ओजोनोस्फीयर से NO2 गैस उत्सर्जित होती है तथा इसकी शॉक वेव्स ओजोनोस्फीयर को भी क्षति पहुंचा सकती है, याद रखिएगा। यानी कि जो हमारा सोनिक बूम है या सुपरसोनिक मिसाइल है वो हमारा ओजोन लेयर में भी क्षति कर सकता है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। अब समझते हैं थोड़ा सा, ऑडियो फोन किसको बोलते हैं, श्रवण सहायक युक्ति किसको बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है हियरिंग एड्स या हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। अब देखे होंगे कुछ लोग को कान से सुनाई कम देता है, वो कान में एक ईयरफोन जैसा कुछ लगाए होते हैं, ईयरफोन जैसा। वो एक्चुअली होता क्या है, उसको बोलते हैं ऑडियो फोन, या उसी को बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, या उसी को हियरिंग एड्स बोलते हैं। वो सुनने में आपका हेल्प करता है, इसलिए एड्स मतलब सहायता करना। ठीक है, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें बैटरी से चलने वाली इस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसको ऑडियो फोन बोलते हैं या हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है, एक एम्पलीफायर लगा होता है और एक स्पीकर लगा होता है, 3 चीज़ लगा होता है। याद रखिए, अगर उसको कम सुनाई दे रहा है तो क्या करेगा, साउंड जो है वो जाएगा माइक्रोफोन के पास। माइक्रोफोन क्या करता है, ये इसका खासियत है, ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब माइक्रोफोन के बाद साउंड कहाँ जाएगा, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको एम्पलीफाई कर देगा, कितना गुना, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना बढ़ा देगा, ताकि वो अगर कोई धीरे से बोला हेलो तो वो जोर से सुनाई दे हेलो। तो उसी का काम है एम्पलीफाई करना, प्रवर्धित करना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफायर क्या कर देगा, जोर से सुनाएगा। तो जिसको कान से कम सुनाई देता है वो तो चाहेगा ही भाई हमको जोर से सुनाई दे, तो वो काम करता है एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर तो साउंड को बढ़ा दिया, लेकिन अब बढ़ा हुआ साउंड उसको सुनाई कैसे देगा, तो वहाँ पर आता है स्पीकर। कान में स्पीकर लगा होगा, स्पीकर क्या करेगा, जो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल है, जो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक सिग्नल है, उसको फिर से ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर देगा, साउंड सिग्नल में चेंज कर देगा, साउंड वेव में चेंज कर देगा। यही होता है हमारा ऑडियो फ़ोन। इसमें 3 चीज़ होगा, याद रखिए, एग्जाम में पूछता है, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। मास, MAS, याद रखिए। ट्रिक इसका क्या है, MAS। सीक्वेंस भी यही है, सबसे पहले आपका काम होगा माइक्रोफोन, फिर एम्पलीफायर, फिर S से क्या हो गया, स्पीकर। माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर। देखिए अब क्या होगा, ये जो स्पीकर जो है वो साउंड को कान में बोलेगा जोर से। कान का डायाफ्राम होता है, तो ये ध्वनि तरंग ईयर के डायाफ्राम पर पड़ती है और व्यक्ति को साफ सुनाई देता है। व्यक्ति को कान में जाता है तो उसको आराम से सुनाई दे देता है। जो साउंड उसको धीरे से सुनाई दे रहा था वो उसको अब आराम से सुनाई देने लगता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या देखेंगे। साउंड वेव में देखिए आपका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि परावर्तन। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन। ठीक है, इसमें आपका डिफ्रैक्शन होता है, यानी कि विवर्तन। इसमें आपका इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। लेकिन इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, यानी कि साउंड वेव में ध्रुवन नहीं होता है। ध्रुवन जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसवर्स वेव का, यानी कि प्रकाश जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, तो प्रकाश में आप ध्रुवन की प्रॉपर्टी देखिएगा। लेकिन साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें आप पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को आप नहीं देखेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखना है प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के परावर्तन। देखिए, जब भी ध्वनि परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है पहले उसको समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि एक सरफेस है, कोई भी साउंड वेव आया और इसी सरफेस में लौट गया, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। लेकिन जब कोई साउंड आया और ये दूसरे सरफेस पे चला गया, इंटर कर गया, इसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि समझिए, ये है मान लीजिए मीडियम 1 और नीचे है मीडियम 2। साउंड अगर मीडियम 1 से आया 1 में ही लौट गया, इसको बोलेंगे परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन साउंड जब एक मीडियम से आया दूसरे मीडियम में चला गया, उसको बोलेंगे अपवर्तन। बस यही अंतर है परावर्तन और अपवर्तन में। जब साउंड किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ रूल है जो आप लाइट में भी पढ़िएगा और यहाँ पे भी पढ़िएगा। ये क्या बोलता है? एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि ये है आपका नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री जो बनाता है सरफेस से 90 डिग्री। ये है आपका आपतन साउंड वेव, ठीक है, आपतन साउंड वेव, ठीक है। और ये है परावर्तित वेव, यानी कि जो भी आपका आपतित किरण है या जो आपका आपतित साउंड वेव है और ये परावर्तित साउंड वेव है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो बराबर होता है, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बराबर होता है। और दूसरा लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट किरण, या किरण तो लाइट में होता है, यहाँ पर वेव रहना चाहिए, ठीक है। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये और ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि अगर शीशा लगा दिया जाए तो तीनों शीशा पर ही आएगा। अगर मान लीजिए कोई वेव इधर है, इधर है, इधर है, अगर एक शीशा लगाने पर तीनों एक ही शीशा में नहीं कवर कर पाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक प्लेन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्लेन में होंगे। तो ये 2 रूल्स था जिसको ज़्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में। यहाँ पर बस आपको रूल्स जानना है। और रिफ्लेक्शन का यूज़ कहाँ होता है, ये बड़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। इको में, इको जो प्रोड्यूस होता है उसमें आपका रिफ्लेक्शन का यूज होता है। स्टेथोस्कोप में, यानी कि जैसे हार्ट बीट जो हमारा बजता है, हार्ट बीट को मेजर करता है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप का खोजकर्ता कौन थे? रैनी लेनेक, ठीक है। और बात करते हैं, और रिफ्लेक्शन का यूज होता है सोनार पद्धति में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और रडार में, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बार बार इस वर्ड को बोलना है ताकि इसका फुल फॉर्म आपको रटा जाए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ देता है। अब समझिए इको के बारे में हम लोग समझते हैं। इको के लिए आप एक चीज़ समझिएगा ज़रूर कि कोई भी साउंड, मान लीजिए यहाँ पर कोई बोला, मान लीजिए हम बोले हेलो, ठीक है, हेलो, तो ये साउंड हमारे मस्तिष्क पर कब तक रहता है? हमारे मस्तिष्क पर ये जो साउंड रहता है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है, ठीक है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। और अगर कोई चीज़ हम देखें, मान लीजिए पेड़ देख लिए, पेड़, तो ये हमारे मस्तिष्क पर कितना देर तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक रहता है। इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि कोई चीज़ सुने हैं तो वो कब तक परसिस्ट करेगा हमारे दिमाग पे? 1/10 सेकेंड। और परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि हमारे दिमाग पर कब तक रहेगा? 1/16 सेकेंड तक। कोई चित्र अगर हम लोग देखें हैं तो यही दोनों कंसेप्ट का यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पर पहला वाला कंसेप्ट का यूज होगा 1/10 सेकेंड। ये क्या बोलता है कि कोई भी प्रतिध्वनि अगर हम लोग सुन रहे हैं तो वो कम से कम 1/10 सेकेंड के बाद ही उसका साउंड आना चाहिए। और प्रतिध्वनि होता क्या है, जैसे इसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए कोई छोटा सरफेस है, छोटा सरफेस पे अगर कोई भी साउंड टकराएगा, मान लेते हैं कोई ब्लेड, मान लीजिए ब्लेड, या दरवाज़ा का किनारा, कहीं भी साउंड टकराएगा तो वो वहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। छोटा किनारा से अगर वो टकराता है तो साउंड जो है वो मुड़ जाता है। लेकिन जब बड़ा किनारे से साउंड टकराता है तो वो मुड़ता नहीं, वो वापस लौट के आ जाता है। तो सबसे पहले तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए वो जिस चीज़ से टकराता है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि रिजिड वॉल होना चाहिए, टावर होना चाहिए, पहाड़ी होना चाहिए, ये बड़ा चीज़ होना चाहिए, छोटा चीज़ नहीं होना चाहिए। छोटा चीज़ में लाइट जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दरवाज़ा रहता तो अगर हम लोग साउंड बोलते तो वो दरवाज़ा से टकरा कर उधर चला जाता है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। यानी कि साउंड जो है अगर
छोटे सरफेस से टकराएगी तो वो डिफ्रैक्शन होगी, विवर्तन होगी, विवर्तन, ठीक है। इसीलिए इको प्रोड्यूस होने के लिए साउंड को बड़ा सरफेस से टकराना पड़ेगा। पहला कंडीशन समझिएगा, जब ध्वनि किसी ऑब्स्टेकल जैसे कि रिजिड वॉल, टावर या पहाड़ी ईंट से टकराती है तो इसमें रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होता है, तथा टकराकर जब ये हमारे लिखा गया हमारे कानों में आती है तो दोबारा सुनाई देती है। दोबारा जैसे मान लीजिए आप कहीं पहाड़ी पर जाइएगा, किसी पहाड़ी पर जाके बोलिएगा, एक क्रिश मूवी देखे होंगे, क्रिश मूवी में वो जो लड़का है क्रिश, वो डराता है जब लड़कियों को, जो वो लोग पहाड़ी पर घूमने के लिए आती है, तो बोलता है चंपा, तो उसको ध्वनि सुनाई देता है बार बार, चंपा चंपा चंपा। या आप बोलिएगा कुछ भी, आप बोलिएगा पहाड़ी पर, तो वो आपको 2-3 बार आप ही का साउंड रिपीट सुनाई देगा। या कहीं कमरे में हम लोग बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, आपको वो साउंड रिपीटेड मोड में सुनाई देता है। वो एक्चुअली होता क्या है, साउंड जो है वो किसी भी बड़े सरफेस से, वो दीवार भी हो सकता है, टावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से टकरा कर वापस हम ही को वो साउंड सुनाई देता है। और साउंड सुनाई देने के लिए मिनिमम जो कंडीशन है, टाइम इंटरवल बिटवीन डायरेक्ट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ये जो साउंड गया है इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेव, और जो टकरा कर वापस है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। डायरेक्ट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का जो टाइम है वो कम से कम 1/10 सेकेंड होना चाहिए। 1/10 सेकेंड से ज़्यादा अगर साउंड हो रहा है टाइम, तो हम लोग को इको सुनाई देगा। अगर उससे कम साउंड में अगर आया तो इको सुनाई नहीं देगा। यही कारण है कि छोटा रूम में इको सुनाई नहीं देता है। इको के लिए बड़ा हॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं वो टकरा कर वापस अगर आती है, टकरा कर वापस आती है, उसमें कम से कम 1/10 सेकेंड होना चाहिए। आप समझते हैं इको के लिए एनसीईआरटी में क्या कंसेप्ट दिया है। इको के लिए एनसीईआरटी में देखिए क्या बोला है, ये बोला है मान लीजिए यहाँ पे साउंड गया वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डी जाने में डी आने में, तो ये हो गया 2D = v × t। v हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू टाइम, तो d बराबर क्या हो गया, v × t/2। यहाँ पर 344 लिया है एनसीईआरटी, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस का यूज किया है एनसीईआरटी। अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे तो ये 332 होगा। अगर आप इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे ये 346 होगा। सब में आंसर अलग आएगा। हम लोग 22 डिग्री सेल्सियस पर लिए हैं, एनसीईआरटी जो लिया है वो, तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर निकालेंगे 344 इंटू टाइम है 0.1, क्योंकि 1/10 सेकेंड को क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, 0.1/2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17.2 मीटर। यानी कि किसी भी माउंटेन से उस आदमी का दूरी मिनिमम 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी उसको इको सुनाई देगा। अगर इससे कम दूरी है आपको इको सुनाई नहीं देगा, इको सुनाई बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस टेम्परेचर को अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो ये 346 हो जाएगा, और हमारा आंसर थोड़ा चेंज करेगा, 17.3 आ जाएगा, 17.3 आ जाएगा। अगर इसी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ले लेते हैं तो यहाँ पे 344 की जगह 332 लिखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 16.6। तो हर मतलब आपका टेम्परेचर चेंज होने पे ये डिस्टेंस भी चेंज होता है। तो मिनिमम आप समझिए 17 मीटर, आप समझिए इको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम दूरी जो है, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको 17 मीटर। एनसीईआरटी 17.2 दिया है, आपको 17.2 ही एग्ज़ाम में याद रखना है। एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट ही आपको याद रखना है। आगे हम लोग समझते हैं यूजेस, इसका यूज़ क्या होता है इको का। अब समझिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या छोटा दीवार में इको आपको सुनाई देगा, छोटा घर में नहीं। किसी भी हॉल, मान लीजिए बड़ा सा ऑडिटोरियम है, आप जो बोल रहे हैं वो दीवार में टकराएगा, तो दीवार से उसका दूरी मिनिमम 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा। छोटा रूम का डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, 17.2 मीटर नहीं होता है, इसलिए आपको इको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पर 1/10 सेकेंड से पहले ही साउंड आपके कान में आ जाती है, आपको इको सुनाई देगी ही नहीं। अब हम लोग आगे आते हैं, यूजेस क्या है। विद द हेल्प ऑफ इको, डेप्थ ऑफ सीज, समुद्र की गहराई, वेल, ठीक है, कुओं की गहराई, एल्टीट्यूड, किसी भी चीज़ की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एयरक्राफ्ट या हवा में कोई वायुयान वगैरह उड़ रहा है तो उसका एल्टीट्यूड, ऊंचाई पता करने के लिए भी इसको मेज़र किया जाता है। तो एक तरह से समझिए सोनार और रडार। सोनार का यूज़ क्या है, समुद्र के अंदर किसी गहराई पता करने के लिए, या समुद्र के अंदर कोई जहाज़ उसका पता करने के लिए, समुद्र के अंदर कोई ऑब्स्टेकल है उसका पता करने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। और रडार का यूज़ होता है
वायुयानों की स्थिति पता करने के लिए, या मान लीजिए मिसाइल का स्थिति, कोई हमारे वायुमंडल में कोई किसी दूसरे देश का मिसाइल घुस गया उसका पता करने के लिए वो रडार होता है। तो वो इको वाले सिस्टम पे ही काम करता है, यानी कि वो सिग्नल भेजता है और वो वापस आता है, उससे वो पता करता है कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। आप समझिएगा। नोट, चंद्रमा पर इको प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। जहाँ पर कोई भी इलास्टिक मीडियम नहीं होगा वहाँ पर इको प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जैसे इको प्रोड्यूस होने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए ना, चंद्रमा पर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इको होगा ही नहीं। ठीक है। सिनेमा हॉल तथा ऑडिटोरियम, मान लीजिए कि कोई सिनेमा हॉल है या ऑडिटोरियम है, वहाँ का जो छत है उसको गोलाकार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि साउंड जो है छतों से टकराकर सभी ऑडियंस को अच्छे सुनाई दे। मान लीजिए कि ये है आपका ऑडिटोरियम, ठीक है, इसका छत को बना दिए गोलाकार। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वक्ता है, वो बोल रहा है, वो जो भी बोलेगा वो हर डायरेक्शन में जाएगा, और जैसे ही ये छत से टकराएगा, मान लीजिए जैसे ही वो छत से टकरा कर वापस आएगा, ऑडियंस को सुनाई देगा। इसीलिए छत को गोलाकार बनाया जाता है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, इको अगर बहुत बार हो जाए तो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं। रिवर्बरेशन हम लोग समझते हैं होता क्या है। जब साउंड डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कि वॉल, रूफ, फ्लोर, बड़ा हॉल, ETC से टकराकर कई बार इको करे, बार बार अगर इको होता है उसको रिवर्बरेशन या अनुरणन बोलते हैं। यह ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है तथा इसमें आवाज़ जो है वो स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। किसी हॉल में कोई ध्वनि कितनी देर तक सुनाई देती है उसे रिवर्बरेशन पीरियड बोलते हैं। और याद रखिएगा, 0.8 सेकंड से ज़्यादा अगर रिवर्बरेशन पीरियड हो, मान लीजिए कि 0.8 सेकंड से ज़्यादा अगर रिवर्बरेशन पीरियड हो तो उसमें साउंड हम लोग को बिल्कुल भी क्लियर सुनाई नहीं देगा, और याद रखिएगा रिवर्बरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है, समझिएगा। इसका यूज क्या है, वॉल को नहीं, हाउ टू रिड्यूस रिवर्बरेशन अगर हम लोग का होगा कहीं भी, हम लोग साउंड को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हॉल में जा रहे हैं, बार बार आप हेलो हेलो हेलो, आपका बार बार साउंड रिपीट कर रहा है, तो ऑडियंस जो है, पब्लिक जो है, जो बैठा हुआ है, उसको गुस्सा आएगा, वो चिड़चिड़ा जाएगा, बोलेगा ये कैसा आवाज़ आ रहा है, वो गुस्सा हो जाएगा। वहाँ पर वॉल को हम लोग क्या करते हैं, रफ़ बनाते हैं, वॉल को एकदम खुरदुरा बनाएंगे, ताकि क्या होगा, साउंड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। रफ़ बना देंगे वॉल को, या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा देंगे दीवार पर, उससे क्या होगा, वो साउंड को एब्जॉर्ब करेगा, हम लोग को इको प्रोड्यूस नहीं होगा। जगह जगह पर कर्टेन यानी कि पर्दा लगा देंगे। पर्दा क्या करेगा, साउंड में जो इको होता है उस साउंड को सोख लेगा, तो साउंड का रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो इको सुनाई देगा ही नहीं, तो हम लोग इस एनोइंग साउंड से बच जाएंगे। फ्लोर पर कारपेट लगा देंगे, ज़मीन पर हम लोग क्या लगा देंगे, कारपेट भी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे साउंड एब्जॉर्ब करेगा हम लोग को इको सुनाई नहीं देगा, रिवर्बरेशन ही नहीं होगा, तो हम लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दीवार मोटी बना देंगे, मोटा दीवार क्या करेगा, साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। सीट जो है, जो भी वहाँ पे सीट है, जैसे कुर्सी लगा हुआ है, कुर्सी पे गद्दा लगा देंगे, गद्दा वो भी एब्जॉर्ब करता है। जितना कुर्सी होगा, जितना गद्दा होगा, वो साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। तो शीट, कहीं भी शीट अगर यूज़ करें तो वो गद्देदार यूज करेंगे। कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड भी आपको कंप्रेस होना चाहिए और प्लास्टिक मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक है। तो उससे वो भी क्या करता है, रिवर्बरेशन को कम करता है। ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ देख लेते हैं। जहाँ जहाँ ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसका क्या यूज़ है उसको देख लेते हैं। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट जो है ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, इसका यूज भी आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। हॉर्न या ट्रम्पेट, ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करती है। मान लीजिए यहाँ पर ये है आपका मेगाफोन, ठीक है, तो जो भी इंसान बोलता है वो साउंड टकरा कर वो बाहर आता है। तो देखिए, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, फिर दूसरा बार हुआ, फिर तीसरा बार हुआ, हो सकता है 10 बार भी हो। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, ताकि पब्लिक को एक ही डायरेक्शन में साउंड सुनाई दे, अच्छे सुनाई दे। मान लीजिए यहाँ पर कोई इस भोंपू को बजा रहा है, भोंपू, हम लोग भोंपू बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जैसे बजाया तो इससे साउंड निकला, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हुए जाएगा और बाहर निकलेगा। तो ये वाद्य यंत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि जो है सभी दिशाओं में फैले बिना किसी एक ही दिशा में चले जाए। अगर ये इंसान बोलता तो वो हर डायरेक्शन में जाता, लेकिन अगर वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, साउंड सिर्फ एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल में साउंड जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, और इसीलिए इसका यूज मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड पढ़ने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट यहाँ देख लेते हैं, हाँ, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है। जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जब कोई भी बाहर का फोर्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन के बराबर हो, तो इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर कोई दूसरा वस्तु है वो वाइब्रेट कर रहा है, ये एक वस्तु जो है वो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जब इतना हो जाए कि ये दूसरी वस्तु के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, इसको रेजोनेंस या अनुनाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस या अनुनाद बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा। जैसे रेडियो में इसका यूज होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल बताते हैं। एक पुल था, अमेरिका में एक पुल था, टोकोमा ब्रिज। यहाँ पर सोल्जर्स लोग परेड कर रहे थे, तो जब भी परेड, सावधान परेड, विश्राम होता है, तो लोग पैर पटकते हैं। पैर जैसे पटकते थे तो सब पैर एक साथ पटकते थे, एक साथ, तो सबका फ्रीक्वेंसी जो था वो सेम था। और ये फ्रीक्वेंसी जब पुल के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया तो क्या हो गया? इसका एम्पलीट्यूड जो है, साउंड का एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ गया। मान लीजिए एक आदमी का एम्पलीट्यूड इतना है 1, दूसरा आदमी का इतना है 2, तीसरा आदमी का एम्पलीट्यूड 3 है, चौथा का 4 है। मान लीजिए 100 आदमी परेड कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड 100 गुना बढ़ गया, जिससे क्या हुआ? पुल जो है वो टूट गया। सैनिक के परेड से पुल का गिरना, अमेरिका में टोकोमा ब्रिज इसी कारण टूटा था। वहाँ पर रेजोनेंस उत्पन्न हो गया था, सबका फ्रीक्वेंसी मैच हो गया था पुल के फ्रीक्वेंसी से, वहाँ एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ गया और सीधा पुल जो है टूट गया। इसी कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। ये रेडियो में यूज होता है। देखिए ओपेरा म्यूजिक सुनते होंगे कि वहाँ पर एक साथ जो है लेडीज लोग बहुत म्यूजिक गाती है, भयानक, सब इस तरह से गाती है, सब अपना नोट को, फ्रीक्वेंसी को सेम कर देती है। फ्रीक्वेंसी सेम करने से क्या होता है? एक समय आता है जब वो उसका दीवार में जो शीशा लगा होता है ना, उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? शीशा टूट जाएगा। तो ओपेरा म्यूजिक में जो शीशा का टूटना होता है वो भी रीजन होता है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस आप लोग समझ गए होंगे। रेजोनेंस होता क्या है? हाइड्रोफोन क्या होता है? पानी के अंदर ध्वनि मापने वाला यंत्र होता है। और ट्रांसमीटर क्या होता है? ये अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है, ट्रांसमीटर। चलिए अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन। इसमें क्या होगा? हम बताए थे, जब भी साउंड वेव अगर एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम चली जाएगी, इसको बोलते हैं अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वह अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसी को अपवर्तन बोलते हैं। जैसे डेंसर से रेयर अगर जाएगी, यानी कि सघन से विरल माध्यम अगर जाएगी, तो ये साउंड जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और अगर रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगी तो साउंड बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर वायु है, यहाँ पर आपका पानी है, वायु से साउंड पानी में अगर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वायु जो है वो आपका विरल माध्यम है और पानी जो है वो सघन माध्यम है। हम लोग विरल और सघन माध्यम किसको बोलते हैं? सघन माध्यम उसको बोलते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स पास हों, जहाँ पर पार्टिकल्स क्लोज हों, कण जो है वो आसपास हों। जबकि विरल माध्यम किसको बोलते हैं? जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर हों। तो बताइए, वायु ज़्यादा पतला है कि पानी? ऑब्वियस बात है, वायु ज़्यादा पतला है, तो वायु जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा, पानी जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा। लेकिन यही अगर पानी और ग्लास का बात करें, शीशा का बात करें, तो पानी आपका हो जाएगा विरल माध्यम, क्योंकि ग्लास के अपेक्षा पानी जो है वो उसमें पार्टिकल्स सामने होते हैं, ग्लास में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्लास जो हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स पास हैं, और ग्लास के कंपेरिजन में पानी के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, इसीलिए पानी जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा। माध्यम आपको पहचानना आना चाहिए। अब देखिए, ध्वनि के अपवर्तन में साउंड वेव की सब चीज़ बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्पीड बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साउंड और लाइट में समझिएगा, साउंड कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग है। और लाइट कैसा है? वो ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो जैसे ही साउंड में आपको रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफ्रेंस होगा, लेकिन साउंड में आपका पोलराइजेशन नहीं होगा। वहीं लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, इसमें आपको रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा, इंटरफ्रेंस भी होगा और पोलराइजेशन भी होगा। यानी कि पोलराइजेशन जो है वो लाइट में होता है, पोलराइजेशन साउंड में नहीं होता है। इसीलिए पोलराइजेशन जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव का प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स वेव का खासियत है। हमेशा ट्रांसवर्स वेव में ही पोलराइजेशन होता है। और ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं? जहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन जो है वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। मान लीजिए पार्टिकल्स इधर मूव कर रहा है, साउंड जो है इधर मूव कर रहा है, उसका पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब समझते हैं डिफ्रैक्शन। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन। ये क्या होता है? ध्वनि का पतले किनारे या तीक्ष्ण मोड़ पर टकराकर मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। यानी कि ध्वनि जो है किसी भी पतला मोड़ पर
कॉर्नर पर टकरा जाएगा तो उसको डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। यही कारण है हम लोग जब पढ़े थे इको, हम बताए थे इको में जो बॉडी है वो बड़ा होना चाहिए, जैसे माउंटेन, ठीक है, कोई पहाड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी छोटा होगा तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन हो जाएगा, वहाँ इको प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इको के लिए बॉडी बड़ा चाहिए। अगर बॉडी छोटा है तो वो पतला किनारा या फिर तीक्ष्ण मोड़ पर साउंड क्या होगा, मुड़ जाता है, उसी को विवर्तन बोलते हैं। जैसे कमरे के अंदर बाहर का साउंड सुनाई देना, मान लिया आप कमरा के अंदर है तो कमरा में कहीं भी अगर छोटा छोटा छेद है तो उसके थ्रू साउंड अंदर आ जाता है, तो यही कहलाता है डिफ्रैक्शन। तो आपसे पूछे कमरा में जो साउंड सुनाई देता है वो किस वजह से सुनाई देता है, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन की वजह से सुनाई देता है। इसी लिए हम लोग बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्यों? दीवारों के कान तो नहीं होते हैं, लेकिन वो विवर्तन के कारण हम लोग को बाहर का आवाज़ सुनाई देता है, अंदर, बाहर का आवाज़ अंदर सुनाई देगा, अंदर का आवाज़ बाहर सुनाई देगा। अब आते हैं इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण। इसको इंटरफ्रेंस को अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम लोग लाइट चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर, जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ इंटरफ्रेंस पढ़ेंगे, जिसमें अब समझिएगा साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, और पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी केवल ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में पाई जाती है, जैसे कि लाइट। ये तो 1000 बार बता चुके हैं आपको, कोई बात नहीं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या होता है? मान लीजिए एक वेव जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट y1 प्रोड्यूस करता है, पहला वेव, दूसरा वेव डिस्प्लेसमेंट y2 प्रोड्यूस करता है, तीसरा वेव डिस्प्लेसमेंट y3 प्रोड्यूस करता है, ऐसे करते करते बहुत सारा वेव है, तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबका वेक्टर सम होगा। यही बोलता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, याद रखिएगा। जैसे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ वेव्स, बहुत सारा वेव है, एट एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय कंपोनेंट्स। जैसे कंपोनेंट्स का 1 का डिस्प्लेसमेंट है y1, 2 का कंपोनेंट है y2 और कंपोनेंट 3 का डिस्प्लेसमेंट है y3, तो सबको जोड़ देंगे, अगर वेक्टर सम कर देंगे तो वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है? बीट्स का उत्पन्न होता, बीट्स का उत्पन्न होना। जैसे मान लीजिए बार बार आप कोई धुन बजा रहे हैं, उसमें जो बीट उत्पन्न होता है वो कई सारी डिस्प्लेसमेंट को मिलाकर एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, उसी को बीट बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग आते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या कहता है? जब किसी, ये देखिए इसको हम पहले यहाँ समझ लेते हैं। ये मान लीजिए सोर्स है, ध्वनि का सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाउड स्पीकर, आप घर में चोंगा बजा देते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर बजा देते हैं, या कोई क्या बोलते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं, टीवी चला देते हैं, ठीक है, टीवी। तो जहाँ से साउंड निकल रहा है उसको बोलते हैं सोर्स। और ये लिसनर, आप सुनने वाले आप हैं, तो सोर्स भी मूव कर सकता है, आप भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए सोर्स आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है, सोर्स और आप एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या होगा? साउंड क्लोज आएगा, साउंड तेज हो जाएगा, आपको साउंड जोर से सुनाई देगा। लेकिन आप दूर जा रहे हैं और लिसनर से, या आपका सोर्स दूर जा रहा है, तो आपको क्या होगा? साउंड का धीरे धीरे स्लो होना सुनाई देगा। जैसे मान लीजिए जब कोई ट्रेन पास आ रही है, हमारे पास आती है, तो क्या होता है? सीटी, ट्रेन का जो सीटी होता है, हॉर्न जो होता है, वो काफ़ी तेज़ी से सुनाई देता है। लेकिन वही ट्रेन अगर दूर जा रही होती है तो सीटी हम लोग को धीरे धीरे सुनाई देता है। आपका देखिए, आप आँख भी बंद कीजिएगा ना, तो आँख बंद करके भी आप बता दीजिएगा कि कोई इंसान आपके पास आ रहा है या दूर जा रहा है। जैसे कोई मम्मी लोग कहीं जाएगी तो बोलेगी बेटा जब हम जा रहे हैं तो जाने समय दरवाज़ा बंद कर देना, घर अच्छे से बंद कर देना, ये वो बोलते बोलते जाएगी, तो धीरे धीरे मम्मी का आवाज़ कम होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छे से रहना, मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, आपकी मम्मी आई हुई या पापा आए हुए हैं, आपको शिक्षा देते हुए जा रहे हैं, ट्रेन में भी चल रहे हैं, ट्रेन से ही बोलेंगे ठीक है बेटा हम लोग जा रहे हैं, अच्छे से रहना। आप धीरे धीरे मम्मी का आवाज़ स्लो होता चला जाएगा, क्योंकि माँ आपसे दूर जा रही है। वही अगर कोई इंसान पास आता है, कोई लड़ने के लिए आ रहा है दौड़ते हुए, रुक तोरा बताते हैं, और जैसे तुमने पास आकर उसका आवाज़ तेज होना सुनाई देगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है? वो होता है डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव के कारण। यही बोलता है। ये क्या कहता है? जब किसी ध्वनि स्रोत यानी कि सोर्स या श्रोता यानी कि लिसनर के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है, तो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव महसूस होता है। यह घटना डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए अगर सोर्स और लिसनर के बीच में दूरी बढ़ रही है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से पिच कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगी, और एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से लाउडनेस कम होगी। डॉपलर्स ने केवल पिच और फ्रीक्वेंसी पर बात की थी, लेकिन एम्पलीट्यूड भी कम होता है, लाउडनेस भी कम होता है। अगर मान लीजिए सोर्स और लिसनर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, पिच भी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, और साउंड हम लोग को जोर से सुनाई देगा। तो डॉपलर्स इफेक्ट में एक न्यूमेरिकल्स जहाँ पूछता है, वहाँ पर ये आपको फार्मूला ज़रूर पूछता है, ये फार्मूला ज़रूर पूछता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लिसनर इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड है, v प्लस माइनस वी एल बट्टा v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ एस। यहाँ पर एफ एल क्या है? एफ एल क्या है?
ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लिसनर। एफ एस क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वी एल क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर। यानी कि हो सकता है लिसनर भी मूव कर रहा हो सकता है सोर्स भी मूव कर रहा हो। और इस फॉर्मूला में देखिए प्लस माइनस क्यों दिया हुआ है, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे वो समझिएगा। यदि सोर्स, एस का मतलब सोर्स अगर लिसनर से दूर जाए तो हम लोग वेलोसिटी को प्लस लेंगे, वी एस को प्लस लेंगे। अगर सोर्स लिसनर के नज़दीक आए तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी कि सोर्स अगर लिसनर से दूर जाए तो पॉजिटिव, सोर्स दूर जाना पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। सोर्स जो है, स्पीकर जो है, घर में टीवी बना रहे हैं, टीवी का दूर जाना पॉजिटिव होता है, लेकिन लिसनर का दूर जाना नेगेटिव होता है। देखिए लिसनर अगर सोर्स से दूर जाए तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, लिसनर अगर सोर्स के नज़दीक आए पॉजिटिव। तो यहाँ समझ में आ गया कब इसको प्लस माइनस लेंगे। इसको प्लस कब लेंगे, तो लिसनर है दूर जाएगा तो माइनस लेंगे, दूर में माइनस लेंगे, और पास आएगा तो प्लस लेंगे। और सोर्स क्या है, सोर्स का दूर जाना प्लस होता है, दूर जाएगा तो ये नीचे वाला प्लस लेंगे, और पास आएगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। यही है इस फार्मूला पे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा। अब देखिए डॉपलर्स इफेक्ट, ये साउंड में हम लोग पढ़े ना, इन साउंड, लेकिन डॉपलर्स का जो इफेक्ट है वो लाइट में भी होता है, लाइट में भी होता है। आप समझिए लाइट में कैसे समझिएगा, हम आपको बताए थे रे माई इंफ्राविज अल्ट्रा एक्स गामा, ये इसमें पता चलता है, बताए थे। और इसमें बताया, ये भी बताए थे कि विब्रियोर को उल्टा लिख दीजिए, तो अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वायोलेट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा रेड का मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब समझिएगा ये साउंड का ही जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। अगर सोर्स लिसनर दूर जाए तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, यानी कि पिच घटेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा, लाउडनेस घटेगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स की तरफ मूव करता है तो उसका कलर वायलेट की तरफ मूव कर जाता है। मान लीजिए हम लोग अगर लाइट सोर्स से दूर जा रहे हैं, ठीक है, ये उल्टा हम लिख दिए यार। देखिए इसका हम एग्जांपल, देखिए एक मिनट, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एग्जांपल ही उल्टा लिख दिए हैं। देखिए इसको हम सुधार देते हैं, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक मिटाना पड़ेगा। हम यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है, पास जाने का कंडीशन में दूर वाला लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर दूर जा रहा है ना, तो अब हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, मान लीजिए, ठीक है। लाइट सोर्स की तरफ मूव करता तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और इसको इधर कर देते हैं। रेड वाला को इधर कर देते हैं। ये देखिए अब समझ में आ गया, ये है हमारा असली कंसेप्ट। अब समझिएगा ये उल्टा हो गया था थोड़ा सा, इसको क्या करते हैं, देखिए जब भी हमारा, थोड़ा सा इसको ये हटा देते हैं, बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। हो गया, यहाँ पर भी वही है, इसको हटा देते हैं, लाइनिंग है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये लिसनर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होगा, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, रेड का। जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगा हम लोग को रेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स से दूर जाता है उसका कलर रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जब कोई लाइट सोर्स की तरफ जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वायलेट का, तो वो वायलेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही कंसेप्ट है, इसी को समझना था। यहाँ देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जब पृथ्वी से स्टार यानी कि तारे दूर हो जाते हैं तो स्टार का रंग जो है वो रेड हो जाता है, और जब स्टार अर्थ की तरफ फ्लो जाता है तो स्टार का रंग जो है वो वायलेट यानी कि ब्लू हो जाता है, ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही कंसेप्ट था। अब देखिएगा कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, और एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग इसमें देख लेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। जैसे बिग बैंग थ्योरी जो है उसका मुख्य आधार क्या था, डॉपलर्स इफेक्ट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो एमसीक्यू कर रहे हैं ये सारा रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो डॉपलर्स इफेक्ट के मतलब डॉपलर का प्रभाव पे का इसका मेन बेस था। और डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो रिलेटिव मोशन की व्याख्या करता है। ये बताता है कि जब कोई दो सोर्स
जब कोई दो सोर्स एक दूसरे में रिलेटिव मोशन कर रहा है तो या तो उसका फ्रीक्वेंसी घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट डॉपलर इफेक्ट बोलता है। ये साउंड में भी है, लाइट में भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, बंद पाइप में क्या होता है, बंद पाइप में हम लोग को केवल ऑड हार्मोनिक्स ही उत्पन्न हो सकता है। बंद पाइप में याद रखिएगा, सिर्फ केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स। यही कारण है कि बंद पाइप में ध्वनि जो है मधुर सुनाई नहीं देता है। वही अगर हम लोग खुला पाइप का यूज करते हैं तो खुला पाइप में आपको सम और विषम दोनों सुनाई देगा, यानी कि ऑड और इवन दोनों सुनाई देगा। तो इसीलिए खुला ऑर्गन पाइप जो है वहाँ पर ध्वनि जो है मधुर सॉफ्ट सुनाई देता है। संगीत में जो सुर है, सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है, हार्मोनिक्स पर निर्भर करती है। हम आपको बताए थे तबला, ठीक है, गिटार, सितार, सब का अगर फ्रीक्वेंसी सेम है फिर भी उसका क्वालिटी अलग क्यों होता है, और किसी भी चीज़ का क्वालिटी उसका हार्मोनिक्स पर डिपेंड करता है। क्वालिटी या टिम्बर आपको बताए थे ना, क्वालिटी या टिम्बर वो डिपेंड करता है, इसी पर डिपेंड करता है, हार्मोनिक्स पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा है 55 डेसिबल। यानी कि दिन के समय में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है शोर, लेकिन रात में आदमी का सोने का समय होता है, तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो शोर की सीमा है वो 45 डेसिबल होनी चाहिए, नहीं तो इंसान को सोने में दिक्कत होता है। यही रीज़न रात में जो है देखिएगा 10 बजे के बाद बड़ा बड़ा ऑर्केस्ट्रा, बड़ा बड़ा म्यूजिकल शो को बंद किया, मना किया जाता है कि भाई आदमी सोने का समय है, आप ये प्रोग्राम मत कीजिए। बीट्स का उत्पन्न होना परिणाम किसका है, सुपरपोजिशन का। बता चुके हैं सुपरपोजिशन क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अगर बहुत सारा वेव है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सब इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव, इसकी आवृत्ति क्या होती है, 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ये इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। एक कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर, यानी कि मान लीजिए टेबल पर रखते हैं तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। जैसे मान लीजिए फ़ोन को आप कहीं भी रखिएगा ना, आपको उतना ज़ोर से वाइब्रेशन सुनाई नहीं देगा, लेकिन उसी को अगर टेबल पर रख दीजिएगा तो आपको वाइब्रेशन तेजी से सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जो फ़ोन वाइब्रेट करने से टेबल को वाइब्रेट कर देता है और टेबल से हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि यह फोर्स्ड वाइब्रेशन का परिणाम है। फ़ोन का जो वाइब्रेशन है वो टेबल में फोर्स्ड वाइब्रेशन उत्पन्न कर देता है। आगे समझिएगा, आपको अब समझिएगा, ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको 4 बांसुरी दी गई है जिसकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इसमें से किस बांसुरी में ध्वनि सबसे उच्च आवृत्ति की सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे ज़्यादा होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V/4L। मान लीजिए रेलवे में अगर ये प्रश्न पूछा है दोबारा तो आप इस फॉर्मूला से बना दीजिएगा। अर्थात यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो लंबाई के उल्टा प्रोपोर्शनल है। देखिए फ्रीक्वेंसी नीचे में है, ठीक है, तो जिसकी लंबाई जितनी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ लंबाई सबसे कम किसका है, देखिए लंबाई सबसे कम 10 है, तो 10 सेंटीमीटर वाला बांसुरी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखिए एग्जाम में 99% लोग ये क्वेश्चन नहीं बनाया होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि इसका कंसेप्ट क्या है। आगे समझते हैं। 0.3 मीटर तरंग दैर्घ्य है, यानी कि लेमडा दे दिया 0.3 मीटर, वायु में उत्पन्न होती है और वह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग है, समझिएगा। लेमडा आपको दे दिया 0.3, वेलोसिटी दे दिया 300 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी निकालना है। मान लीजिए तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो वेलोसिटी बटा लेमडा, यानी कि वेलोसिटी है 300 बटा लेमडा 0.3, 300 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1000 हर्ट्ज। हम लोग पढ़े थे कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और इस प्रकार की ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और इसको भी मानव नहीं सुन सकता है। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का कोई फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं ऑडिबल, यानी कि श्रव्य, ऑडिबल साउंड यानी कि श्रव्य साउंड है, और इसको मानव सुन सकता है। तो ये देखिए 20 से 20,000 के बीच में आ रहा है 1,000, तो ये एक ऑडिबल ध्वनि है, यानी कि इसको व्यक्ति जो है वह मानव जो है वो सुन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। वेव्स की इंटेंसिटी का अनुपात दे दिया 25:9, उसके एम्पलीट्यूड का अनुपात पूछ रहा है। हम बताए थे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पहले ही बता चुके हैं, और ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो अगर हम लोग I1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K टाइम्स A1, इसको हटाएंगे तो K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे K, यानी कि I1 इक्वल टू KA स्क्वायर A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू KA2 स्क्वायर,
ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे I1 बटा I2, तो हमारा क्या आ जाएगा, के तो कट जाएगा, तो A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर, यही लिखे हैं I1 बटा I2 बराबर A1 बटा I2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको I1 और I2 का वैल्यू दिया हुआ 25:9, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं, तो 25/9 इक्वल टू A1 बटा A2 का होल स्क्वायर। इससे अगर A1 बटा A2 निकालें तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 25/9 यानी कि 5/3। तो हमारा आयामों का अनुपात जो है यानी कि एम्पलीट्यूड का अनुपात जो है वो 5:3 आ गया, यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में साउंड की स्पीड जो है वायु में साउंड की स्पीड की 4 गुनी है। यानी कि पानी में ध्वनि की चाल, अगर वायु में ध्वनि की चाल को v मानते हैं, पानी में इसका चाल 4v हो जाएगा। जब एक n आवृत्ति कितना दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया n, और तरंगदैर्घ्य दे दिया लैम्डा, एक साउंड वेव वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन आएगा। आप समझिए, हम आपको बताए थे कि कभी भी रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर समझा देते हैं, कभी भी रिफ्रैक्शन होता है, आपका लैम्डा बदलेगा, लैम्डा चेंज करेगा, वेलोसिटी भी चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में समान रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर n है तो उसमें भी n होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। वेवलेंथ जो है लैम्डा, दूसरा वाला लैम्डा डैश, मान लेते हैं वेवलेंथ चेंज कर गया। वेलोसिटी तो देखिए v से 4v हो गया, पता ही है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, इसलिए दोनों में फ्रीक्वेंसी को हम लोग n ले लिए। अब समझिएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर वेलोसिटी पढ़े हैं। तो पहला मीडियम में अगर हम लोग लगाते हैं, फर्स्ट मीडियम, ये हो गया फर्स्ट मीडियम में, और ये आपका सेकेंड मीडियम में, ठीक है। पहला मीडियम में फ्रीक्वेंसी था n, वेवलेंथ था लैम्डा, वेलोसिटी था v। इससे हम लोग लैम्डा क्या निकाल लिए, v बटा n, लैम्डा हमारा क्या निकल गया, v बटा n। अगला वाला हम देखिएगा, दूसरा मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो n ही है, वेवलेंथ हमारा लैम्डा डैश हो गया, वेलोसिटी 4v हो गया, यानी कि n इंटू लैम्डा डैश बराबर 4v, यानी कि यहाँ से लैम्डा डैश निकालेंगे तो 4 इंटू v बटा n, लेकिन v बटा n की जगह तो लैम्डा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, यानी कि जो हमारा लैम्डा डैश है वो 4 लैम्डा होगा। यानी कि जो दूसरे मीडियम में जो वेवलेंथ होगा वो पहले मीडियम के वेवलेंथ का 4 गुना होगा। यही हमारा कंसेप्ट था। तो यही था हमारा साउंड का वीडियो। यहाँ पर साउंड का चैप्टर खत्म होता है। आने वाले समय में हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे और पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।